एक फौजी पिता ने अपनी खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला आलीशान मकान बनाया ताकि उसके 3 बेटे सिर उठाकर जी सके। पर उसे क्या पता था कि बुढ़ापे में वही बेटे उसे सीढ़ियों के नीचे वाले अंधेरे स्टोर रूम में धकेल देंगे। क्या बाप का प्यार वाकई इतना सस्ता होता है कि उसे चंद कमरों के लिए नीलाम कर दिया जाए? शहर के पॉश इलाके में खड़ी वह 3 मंजिला आलीशान इमारत शांति निवास रिटायर्ड सूबेदार मेजर रघुवीर सिंह के जीवन भर की कमाई का प्रतीक थी। रघुवीर जी अपनी जवानी सरहद की कड़कड़ाती ठंड और तपती धूप में गुजार दी थी, सिर्फ इसलिए कि उनके 3 बेटे अजय, विजय और संजय एक छत के नीचे इज्जत से रह सके। रघुवीर जी का मानना था कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, अपनों के साथ से बनता है। उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद ये तीनों बेटे ही उनकी दुनिया थे। बड़ा बेटा अजय शहर का बड़ा बिल्डर था, मंझला विजय बैंक में ऊंचे पद पर था और सबसे छोटा संजय अपनी पसंद का स्टार्टअप चला रहा था। तीनों की शादियां हो चुकी थी और शांति निवास की 3 मंजिलों पर वे अपने अपने परिवार के साथ ठाठ से रहते थे। रघुवीर जी सबसे ऊपर वाली मंजिल के एक बड़े कमरे में रहते थे, जहां से उन्हें पूरा शहर और अपने बेटों की कामयाबी साफ दिखती थी। लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ बेटों की नीयत भी। रघुवीर जी अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी फौजी पेंशन ही उनकी आय का एकमात्र जरिया थी। धीरे धीरे तीनों बहुओं के बीच रसोई और खर्च को लेकर झगड़े शुरू होने लगे। हर झगड़े का अंत एक ही बात पर होता, बाबूजी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। एक रविवार की सुबह जब रघुवीर जी अपनी पुरानी फौजी वर्दी को धूप दिखा रहे थे, उन्होंने नीचे ड्राइंग रूम में ऊंची आवाजें सुनी। वे नीचे आए तो देखा कि तीनों बेटे और बहुएं एक नक्शा फैलाकर बैठे थे। रघुवीर जी को लगा शायद घर में कुछ नया काम होना है, पर सच्चाई कुछ और थी। बड़े बेटे अजय ने बेरुखी से कहा, बाबूजी, अब हम सब लोग अलग होना चाहते हैं। इस घर का बंटवारा जरूरी है। हर मंजिल की अपनी कीमत है और हमने तय किया है कि हम 3 मंजिल आपस में बांट लेंगे। रघुवीर जी का दिल धक से रह गया। बंटवारा? पर बेटा, ये तो घर मैंने तुम सबके साथ रहने के लिए बनाया था। मंझले बेटे विजय ने कड़वाहट से कहा, बाबूजी, साथ रहने के दिन गए, अब सबकी अपनी प्राइवेसी है और यही बात आपकी, तो आपके रहने के लिए हमने सीढ़ियों के नीचे वाला वो स्टोर रूम साफ करवा दिया है। वहाँ आपको न सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और न किसी काम में दखल देना होगा। खाना हम तीनों भाई बारी बारी से आपको दे दिया करेंगे। रघुवीर जी शून्य रह गए। जिस इंसान ने दुश्मनों की गोलियां का सामना निडर होकर किया था, आज अपने बेटों के लफ्जों ने उनका सीना छलनी कर दिया था। आलीशान 3 मंजिला इमारत के मालिक को उसके ही घर में सीढ़ियों के नीचे एक अंधेरे रूम में धकेल दिया गया। अगले ही दिन रघुवीर जी का सामान उस छोटे से सीलन भरे स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वहां न खिड़की थी न ताजी हवा। दीवारों पर उनकी बहादुरी के मेडल्स धूल फांक रहे थे। बाहर उनके बेटे अपने अपने हिस्सों की दीवार पर पेंट करवा रहे थे और बाउंड्री खिंचवा रहे थे। रघुवीर जी चुपचाप अपनी लोहे की पेटी पर बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। बेटों को लगा कि बूढ़ा अब उनके रास्ते से हट गया है और अब शांति निवास की करोड़ों की जमीन उनके नाम हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रघुवीर जी के पास एक पुराना ट्रंक बक्सा और भी था, जिसकी चाबी उन्होंने हमेशा अपने सीने से लगा कर रखी थी। उस बक्से में घर के कागज नहीं, बल्कि एक ऐसा सच था जो उस बंटवारे की बुनियाद हिलाने वाला था। शांति निवास की चकाचौंध के पीछे अब एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। सूबेदार रघुवीर सिंह, जो कहीं भी परेड ग्राउंड में अपनी कड़क आवाज से सैकड़ों जवानों के जोश भर देते थे, अब सीढ़ियों के नीचे बने उस 6x6 के स्टोर रूम में सिमट कर रह गए थे। कमरे में एक पुरानी खाट, फौजी संदूक और दीवार पर टंगी उनकी पत्नी की तस्वीर ही उनका संसार थी। बंटवारे की दीवारें सिर्फ घर के कमरों में नहीं, बल्कि रसोई में भी खिंच चुकी थी। तय यह हुआ था कि बड़ा बेटा अजय सुबह का नाश्ता देगा, मंझला विजय दोपहर का खाना और सबसे छोटे संजय रात का भोजन। सुनने में यह व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हकीकत बड़ी बेरहम थी। पहले हफ्ते तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे बहुओं को बाबूजी की थाली एक बोझ लगने लगी। अजय की पत्नी अक्सर नाश्ते में रात की बची हुई सूखी रोटी भेज देती। दोपहर को विजय के घर से खाना तब आता सब खाकर सो चुके होते, और कई बार संजय रात को पार्टी के बहाने बाहर चला जाता और रघुवीर जी को बिना बताए भूखे ही सोना पड़ता। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, स्टोर रूम की छत से पानी टपकने लगा। रघुवीर जी की खाट भीग गई। वे ठंड से कांपते हुए बाहर आए और संजय के दरवाजे पर दस्तक दी। बेटा अजय, जरा देखो, छत टपक रही है। क्या मैं आज रात बरामदे में सो जाऊं? रघुवीर जी ने धीमी आवाज में पूछा। अजय ने दरवाजा आधा खोला और झुंझला कर बोला, बाबूजी, आधी
रात को नींद खराब कर दी। कल मिस्त्री को बुला दूंगा, अभी वहीं एडजस्ट कर लीजिए। और हाँ, कल सुबह मुझे क्लाइंट के साथ मीटिंग पर जाना है, तो नाश्ता शायद थोड़ा लेट हो जाए। दरवाजा मुंह पर बंद हो गया। रघुवीर जी अंधेरे बरामदे में खड़े रहे। उन्हें याद आया कि जब ये छोटे थे तो रात को डरते थे तो वे उन्हें अपनी छाती से लगाकर सुलाते थे। आज उन्हीं बच्चे के पास अपने पिता के लिए एक सूखी जगह तक नहीं थी। अगले दिन मोहल्ले के कुछ पुराने साथी रघुवीर जी से मिलने आए। उन्हें स्टोर रूम में बैठा देख सबकी आंखें भर आई। रघुवीर भाई, तुम तो शेर थे, इन बेटों ने तुम्हें पिंजरे में डाल दिया, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते? रघुवीर जी ने मुस्कुरा कर कहा, दुश्मन पर गोली चलाना फौज सिखाती है, पर अपनों पर हाथ उठाना संस्कार नहीं देते। वक्त आने दो, इन्हें सबक कानून नहीं, इनकी अपना लालच ही सिखाएगा। बेटे को लग रहा था कि बूढ़ा अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। उनकी नजरें अब रघुवीर जी की उस लोहे की पेटी पर थी जिसे वे हमेशा साथ रखते थे। उन्हें शक था कि बाबूजी के पास पुश्तैनी जेवर या बड़ी रकम छिपी है। एक शाम जब रघुवीर जी मंदिर गए थे, तीनों भाइयों ने मिलकर स्टोर रूम का ताला तोड़ दिया। उन्होंने पूरी पेटी खंगाल डाली, पर वहां कपड़ों के सिवा कुछ नहीं मिला, सिवाय एक लिफाफे के जिस पर लिखा था, मेरी आखिरी वसीयत और शांति निवास का सच। भाइयों ने जल्दी से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था कि रघुवीर जी ने इस घर को गिरवी रखकर एक बड़ा लोन लिया था जो अभी तक चुकाया नहीं गया। अगर वे अगले 3 महीने में 50 लाख रुपए बैंक को नहीं देते तो शांति निवास नीलाम हो जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रघुवीर जी के नाम एक दूसरी गुप्त संपत्ति भी थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी, पर उसका वारिस वही होगा जो उनके आखिरी दिनों में उनकी निस्वार्थ सेवा करेगा। तीनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक उनके मन में पिता के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। अब वे रघुवीर जी को स्टोर रूम से निकालने और अपने अपने हिस्सों में रखने की होड़ में लग गए। पर उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ रघुवीर जी की उस बिछाई गई बिसात की पहली चाल थी जो उन्होंने अपने बेटों की असलियत दुनिया को दिखाने के लिए चली थी। शांति निवास के उस सीलन भरे स्टोर रूम के बाहर अब एक अजीब सा नजारा था। कल तक जो बेटे अपने बूढ़े बाप की परछाई से कतराते थे, आज वे हाथ में जूस का गिलास और फल लिए स्टोर रूम के दरवाजे पर कतार लगाकर खड़े थे। वसीयत और 50 लाख के कर्ज की बात ने उनके दिल में ममता का ऐसा ज्वार उठा दिया था कि मोहल्ले वाले भी हैरान थे। रघुवीर जी मंदिर से लौटे तो देखा कि अजय ने उनके स्टोर रूम का ताला बदलवा दिया है और उनका सामान वापस ऊपर वाली मंजिल के सबसे बड़े कमरे में शिफ्ट किया जा रहा है। अजय ने गदगद होकर कहा, बाबूजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो स्टोर रूम तो आपके लायक नहीं था। आप ऊपर चलिए, वहाँ धूप भी आती है और ताजी हवा भी। विजय पीछे से आया और अजय को धक्का देकर बोला, नहीं बाबूजी, ऊपर चढ़ने में आपको तकलीफ होगी। मेरा फ्लैट पहली मंजिल पर है, आप मेरे साथ रहेंगे। मेरी पत्नी ने आपके लिए स्पेशल केसर वाला दूध बनाया है। सबसे छोटा संजय, जो कल तक पार्टी में मशगूल रहता था, अब रघुवीर जी के पैर दबाने बैठ गया। बाबूजी, ये दोनों भाई तो बस दिखावा कर रहे हैं। आप मेरे हिस्से में रहिए, मैं आपके लिए एक एयर कंडीशनर लगवा दूंगा। रघुवीर जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। एक फौजी की नजर से वे सब देख रहे थे, बेटों का प्यार नहीं बल्कि उस गुप्त संपत्ति की भूख। उन्होंने धीरे से कहा, देखो बच्चों, बैंक का कर्ज तो चुकाना ही होगा, वरना ये घर नीलाम हो जाएगा। और रही बात मेरी सेवा की, तो मैं अगले 3 महीने तुम तीनों के पास 1-1 महीने रहूंगा। जो मेरी सबसे अच्छी देखभाल करेगा वही उस दूसरी जायदाद का मालिक बनेगा। पहला महीने बड़े बेटे अजय के साथ शुरू हुआ। अजय की पत्नी, जो कल तक बासी रोटियां भेजती थी, अब खुद अपने हाथों से रघुवीर जी को बादाम का हलवा खिला रही थी। रघुवीर जी ने भी खूब ठाठ से दिखाई, बहू आज जरा पैर ज्यादा दर्द कर रहे हैं, मेरा मालिश कर दो। और बहू वसीयत के लालच में दांत पीसते हुए भी मुस्कुराकर मालिश करती। लेकिन रघुवीर जी ने यहाँ एक चाल चली। उन्होंने अजय से कहा, बेटा, बैंक वालों का फोन आया था, अगर इस हफ्ते 10 लाख जमा नहीं किए तो घर पर नोटिस चिपक जाएगा। अजय ने लालच में आकर अपनी सेविंग से 10 लाख रुपए रघुवीर जी के हाथ में रख दिए। दूसरा महीना विजय के पास बीता। रघुवीर जी ने वहां भी वही राग अलापा। विजय ने भी अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर 15 लाख रुपए पिता को दिए ताकि वह वसीयत की रेस में अजय से आगे निकल सके। तीसरे महीने की बारी संजय की थी। संजय ने सोचा कि अगर वह सबसे ज्यादा पैसे देगा तो बाबूजी उसे ही वारिस बनाएंगे। उसने अपने स्टार्टअप का फंड निकालकर 20 लाख रुपए रघुवीर जी के चरणों में डाल दिए। 3 महीने बीत चुके थे। रघुवीर जी के पास अब 45 लाख
नगद इकट्ठे हो चुके थे। शांति निवास के 3 हिस्सों में सन्नाटा था। उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब रघुवीर जी अपनी गुप्त तिजोरी की चाबी सौंपेंगे। उसी रात रघुवीर जी ने तीनों बेटे और बहुओं को ड्राइंग रूम में बुलाया। मेज पर वही पुराने लोहे की पेटी रखी थी। सबके चेहरे पर लालच की चमक थी। रघुवीर जी ने पेटी खोली, लेकिन उसमें से कागज नहीं बल्कि एक पुराना टेप रिकॉर्डर निकला। रघुवीर जी ने बटन दबाया। पूरे कमरे में वो सारी बातें गूंजने लगी जो इन 3 महीनों में बेटे और बहुओं ने पीठ पीछे की थी। अजय की पत्नी कह रही थी, जल्दी मरे ये बूढ़ा तो जान छूटे और जायदाद हाथ आए। विजय कह रहा था, सिर्फ जायदाद के लिए इस बूढ़े की सेवा का नाटक करना पड़ रहा है। तीनों बेटे के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सन्नाटे को चीरते हुए रघुवीर जी की आवाज गूंजी, तुम सबको क्या लगा कि एक फौजी इतना बेवकूफ होगा कि उसे तुम्हारे इस नकली प्यार का पता नहीं चलेगा? बैंक का कोई कर्ज नहीं था और न ही घर गिरवी था। वो सब तो सिर्फ तुम्हारी असलियत जानने का एक जरिया था। तभी घर के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक वर्दीधारी अफसर उतरा। उसे देखकर अजय चिल्लाया, ये कौन है और हमारा फैसला कब होगा? रघुवीर जी ने अपनी फौजी टोपी पहनी और गर्व से बोले, ये मेरा फैसला है। ये अफसर शहीद कल्याण कोष से आए हैं। तुम तीनों ने जो 45 लाख रुपए मुझे दिए हैं वो मैंने तुम्हारे नाम से प्रायश्चित के रूप में इस संस्था को दान कर दिए हैं। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अजय, विजय और संजय की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस 45 लाख रुपए को उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट समझा था वो उनके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बहुओं के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके मन में चल रहे आलीशान सपनों के महल ताश की पत्तों की तरह ढह गए। अजय गुस्से में चिल्लाते हुए, बाबूजी, ये आपने क्या किया? वो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी। आपने हमें धोखा दिया। हम पुलिस के पास जाएंगे। रघुवीर जी ने अपनी जगह से उठे। उनकी फौजी कदकाठी आज भी उतनी ही रौबदार थी। उन्होंने अपनी मेज पर रखी वही पुराने लोहे की पेटी की तरफ इशारा किया। धोखा? धोखा तो तुमने किया था अजय, जब तुमने अपने ही पिता को सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में धकेल दिया था। धोखा तुमने किया था विजय, जब तुमने भूखे बाप को बासी रोटी खिलाई थी। और संजय, तुमने तो अपनी मस्ती के लिए मेरा वजूद ही भुला दिया। रघुवीर जी ने पेटी से एक असली दस्तावेज निकाला और उसे मेज पर पटका। ये देखो, ये शांति निवास के असली कागज है। आज से ये घर मेरा नहीं, मैंने इस घर की वीर नारी और अनाथ बच्चों के ट्रस्ट को दान कर दिया है। अगले 24 घंटे इस घर का नाम बदलकर शहीद सदन रख दिया जाएगा। तीनों बेटे और बहुए घुटनों के बल गिर पड़े। वे गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे, लेकिन रघुवीर जी के दिल में अब पत्थर जम चुका था। उन्होंने पेटी से आखिरी चीज निकाली, उनकी पुरानी सर्विस रिवॉल्वर की मयान और एक छोटा सा लिफाफा। रघुवीर जी शांत पर सख्त आवाज में, तुम सबको लगता था कि इस पेटी में करोड़ों के जेवर हैं। इस पेटी में मेरी वो यादें हैं जो तुमने नीलाम कर दी। इस लिफाफे में तुम्हारी माँ की वो आखिरी चिट्ठी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। वे बहुत मासूम है, पर आज उसकी आत्मा भी तुम पर थूक रही होगी। अफसरों ने घर की बाहर ट्रस्ट का बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। रघुवीर जी ने अपना पुराना फौजी झोला उठाया और अपनी पत्नी की तस्वीर सीने से लगा ली। विजय रोते हुए, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। रघुवीर जी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, तुम्हारे पास तुम्हारी जवानी है, तुम्हारी काबिलियत है, जाओ खुद कमाओ। और मैंने तुम्हें पंख दिए थे पर तुमने मुझे ही नोचना शुरू कर दिया। अब इस घर में सिर्फ वो लोग रहेंगे जिनका कोई नहीं। तुम तीनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। रघुवीर जी घर की दहलीज पार कर गए। उनके पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वे सीधे उसी अनाथालय और वृद्धाश्रम की ओर चल दिए जिसे उन्होंने अपनी देखरेख में शुरू करवाया था। 6 महीने बाद शांति निवास अब खिलखिलाते बच्चे और उन बुजुर्गों से भरा था जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया था। अजय अब एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है और अपनी गलती पर पछताता था। विजय और संजय भी छोटी मोटी नौकरियां करके अपनी गुजारा कर रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि जायदाद से बड़ा संस्कार और प्यार होता है जो उन्होंने खो दिया था। शाम का वक्त है। रघुवीर जी अनाथालय के बच्चों को तिरंगे के सामने खड़े होकर सलामी देना सिखा रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है। उन्होंने अपना घर खो दिया था पर हजारों बेसहारा लोगों को एक घर दे दिया था। सीख, ईंट पत्थरों से बना मकान सिर्फ मकान होता है, लेकिन अपनों के प्यार और सम्मान से वह घर बनता है। माता पिता की सेवा कोई एहसान नहीं बल्कि हमारा फर्ज है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको एक बाप की यह दर्दनाक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।